हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन भाग 2। इसको अच्छी तरह समझने के लिए बच्चे प्रकाश का अपवर्तन का भाग 1 अवश्य देख लें, तभी यह आगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, एक्स वाई एम पी कांच का एक आयताकार स्लैब है। ए ओ एक आपतित किरण है जो वायु से चलकर कांच के एक्स वाई पृष्ठ के बिंदु ओ पर आपतित हो रही है और यह किरण कांच में प्रवेश कर रही है और कांच में प्रवेश करने पर यह अविलंब की ओर झुक जाती है तथा ओ डैश अपवर्तित किरण प्राप्त होती है। कांच के स्लैब के दूसरे पृष्ठ एमपी के बिंदु ओ डैश पर इसका पुनः एक बार अपवर्तन होता है, जिसके पश्चात ओ डैश किरण वाई में प्रवेश कर जाती है और निर्गत किरण ओ डैश बी प्राप्त होती है, जो अविलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार आपतित किरण ए ओ तथा निर्गत किरण ओ डैश बी एक दूसरे के समांतर पाई जाती है। यह एक दूसरे के समांतर तभी होंगी जब ग्लास स्लैब का एक्स वाई पृष्ठ और एमपी पृष्ठ एक दूसरे के समांतर हों। अब यहाँ हम बिंदु ओ पर अपवर्तन के नियम से लिख सकते हैं n12 बराबर साइन आई बटा साइन आर, जहाँ पर आई जो है आपतन कोण है बिंदु ओ के लिए और आर जो है अपवर्तन कोण है बिंदु ओ के लिए। यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। n12 वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। इसी प्रकार ओ डैश के लिए अपवर्तन के नियम से n21 बराबर साइन आर बटा साइन आई, क्योंकि ओ डैश बिंदु के लिए आर हमारा आपतन कोण का काम करेगा और आई जो है अपवर्तन कोण का काम करेगा। और संबंध फर्स्ट और सेकेंड का जब हम आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमारा n12 गुणे n21 बराबर साइन आई बटा साइन आर गुणे साइन आर बटा साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट जाता है। इस तरीके से n12 गुणे n21 बराबर 1 प्राप्त होता है, अर्थात n21 बराबर 1 बटा n12 लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक NAG बराबर 3/2 होता है। तो अगर हम कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालें तो NGA लिखना पड़ेगा और NGA बराबर उपरोक्त सूत्र से लिख सकते हैं हम NGA बराबर 1/NAG। इस प्रकार NGA बराबर हो जाएगा 1/3/2 और 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो NGA बराबर 2/3 आ जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब हम किसी माध्यम का अपवर्तनांक y के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसको हम देखिए इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है।
इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अपवर्तनांक का सूत्र y के सापेक्ष अपवर्तनांक, y के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर y में प्रकाश की चाल c बटा माध्यम में प्रकाश की चाल Vm, जहाँ पर c y में प्रकाश की चाल है, Vm माध्यम में प्रकाश की चाल है और n am जो है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक का जो है मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह सेम भौतिक राशि होने की वजह से ये जो है मात्रक आपस में कट जाते हैं, इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। y के सापेक्ष जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे n a बराबर y में प्रकाश की चाल बटा y में प्रकाश की चाल कट करके 1 हो जाएगा, तो y का अपवर्तनांक जो है 1 होता है। अब हम इतना पढ़ने के बाद अपवर्तनांक का चित्र जो है 4 तरह से जो है अपवर्तनांक का चित्र जो है प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहले चित्र में दिखाया गया है कि वायु विरल माध्यम से जो है प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, और यहाँ पर जो है I का मान जो है R से क्या होता है, बड़ा होता है। फिर देखिए अगले चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जा रही है और इसको हम अभिलंब के अनुदिश भेजते हैं तो I बराबर R बराबर 0 प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पे विचलन नहीं होता है। कब विचलन नहीं होता है, जब I बराबर 0 होता है तो R बराबर भी 0 हो जाता है और कोई विचलन प्राप्त नहीं होता है। इसी तरीके से सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है अभिलंब के अनुदिश, तब भी I बराबर R बराबर 0 हो जाता है और कोई विचलन प्राप्त नहीं होता है। चौथा फिगर हमारा, जब प्रकाश जो है कांच से वायु में अर्थात सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जैसा चौथे चित्र में हम देख पा रहे हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रांतिक कोण। जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अतः इस स्थिति में, अर्थात जब कोई किरण जो है सघन माध्यम से आपतित हो, तो इस स्थिति में आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाने से एक निश्चित आपतन कोण IC पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश प्राप्त होता है। इस निश्चित आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण को नीचे किरण आरेख द्वारा दिखाया गया है। किरण आरेख में AO जो है एक आपतित किरण है और एक निश्चित आपतन कोण IC के लिए R का मान 90 अंश प्राप्त हो जाता है। इस निश्चित आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्रांतिक कोण के लिए जरूरी है कि प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से आपतित हो। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। उपरोक्त किरण आरेख में AO आपतित किरण है। जब क्रांतिक कोण IC पर आपतित होती है तो विरल माध्यम में आपतन कोण R का मान 90 अंश प्राप्त होता है। अतः स्नेल के नियम से sin I बटा sin R बराबर n सघन विरल, अर्थात क्योंकि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो n के हम लोग बाईं तरफ जो है सघन माध्यम लिखेंगे और दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। या n कांच y, चूँकि कांच से y में जा रही है, या n GA लिखेंगे। अब जो है I बराबर अगर हम IC भरते हैं तो R बराबर जो है 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इसको उपरोक्त सूत्र में अगर हम भरेंगे तो sin IC बटा sin 90 बराबर n GA प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। n GA बराबर 1 बटा n AG, इसको भर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा
एन ए जी का जो वैल्यू हो जाएगा 1/sin IC हो जाएगा। यही जो है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध होता है। अगर हम जो है जी के स्थान पर यम लिख दें तो ये किसी पर्टिकुलर जो है एक निश्चित माध्यम के लिए सूत्र बन जाएगा, अर्थात एन ए एम बराबर 1/sin IC, जहाँ पर एन ए एम बराबर वाई के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आपतित होकर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होकर क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से आपतित होकर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतन बिंदु पर टकराती है तो वह विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम अर्थात सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब एओ आपतित किरण आपतन बिंदु O पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब OA आपतित किरण आपतन बिंदु O पर इस तरीके से आपतित होती है कि इसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जब इसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो यह आपतित किरण बिंदुओं से टकराने के पश्चात सघन माध्यम अर्थात पहले वाले माध्यम में परावर्तित हो जाती है और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घट रही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, तो पहली शर्त क्या है, जो आपतित किरण है वह हमेशा सघन माध्यम से चलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पहली शर्त क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि जो आपतित किरण है वह सघन माध्यम से चलनी चाहिए, और दूसरा जो है आपतन कोण का जो मान है वह क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद अपवर्तन का किरण आरेख 6 तरीके से बना सकते हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं सघन माध्यम से प्रकाश एक तिरछी प्रकाश की किरण आ रही है, विरल माध्यम में जब प्रवेश कर रही है तो अविलंब से दूर हट जा रही है। दूसरा चित्र हम देख पा रहे हैं कि जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण चल रही है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है तो विरल माध्यम में प्रकाश जो है कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है कि अपवर्तन कोण का मान जो है 90 अंश हो जा रहा था, अर्थात ये बाउंड्री से होकर के जा रही है। दोनों माध्यमों को बांटने वाली जो लाइन है उसके अनुदिश होकर के जा रही है। तीसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरण को जब हम विरल माध्यम की ओर भेज रहे हैं और आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से बड़ा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जा रहा है, दूसरे माध्यम में नहीं जा रही है, उसी माध्यम में परावर्तन हो जा रहा है। ठीक है, पहले चित्र में हम देख पा रहे हैं कि विचलन कोण जो है R-I है, क्योंकि यहाँ पर R का मान बड़ा है। दूसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं कि विचलन कोण का मान 90-IC है। तीसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं कि विचलन कोण का मान जो है 180-2IC है। और जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश को उसके अभिलंब की दिशा में भेजते हैं तो I बराबर R बराबर 0 प्राप्त होता है दोनों में, और दोनों के लिए विचलन कोण का मान जो है 0 होता है। और छठवीं स्थिति हमारी है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। यहाँ पर I का मान बड़ा और R का मान छोटा होता है, तब विचलन कोण बराबर